हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुम्हारा एड्सॉर्प्शन रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट था वो कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें जो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, ठीक है। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम्हारे इसमें बनते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर, a cube of edge length 1 meter is divided into n equal parts, such that the edge length of new cube is half meter, such that the edge length of new cube is half meters. Find the value of n. Find the value of, करो एक बार। क्या करोगे? क्या चीज सेम रहेगी? मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइनल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनिशियल का मतलब है 4/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनिशियल का मतलब क्या है? ए क्यूब का मतलब है 1 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइनल का मतलब है एन इंटू हाफ का क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। तो यहां से अगर तुम एन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एन निकालो कितना आ जाएगा? 8। अब तुम्हें ध्यान भी रखना है, अगर एक क्यूब को तुम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो जिसमें उस क्यूब की एज लेंथ हाफ हो जाती है, तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? 8। आगे से इसको ध्यान भी रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लिखो अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर, a cube of edge length 1 meter is divided into 8 equal parts such that the edge length becomes half, half. How many such divisions, are required? How many such divisions are required to a cube of edge length 1 centimeter? To attain a cube of edge length 1 centimeter, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देख लो। तुमसे क्या बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ कितना है? 1 मीटर है। तो उसको मैंने फर्स्ट डिवीजन किया। फर्स्ट डिवीजन के बाद तुम्हारे 8 क्यूब्स आए, कितने एज लेंथ के? हाफ मीटर। फिर मैंने 8 क्यूब्स को मैंने सेकंड फिर से डिवाइड कर दिया सबको। तो फिर से डिवाइड किया तो अब तुम्हारे 64 क्यूब्स कितने आने लगेंगे? ऑफ एज लेंथ 1/4 सेंटीमीटर। फिर तुम्हारा कितना आने लगेगा? 1/8 सेंटीमीटर पे। थर्ड डिवीजन के बाद कितना आने लगेगा? 1/8 सेंटीमीटर पे। तो मैं एक चीज ध्यान दो, अगर मैं बोलूं फर्स्ट डी 1 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/8 हुआ, ऐसे ऐसे करते करते मुझे कहां तक ले जाना है? सॉरी, ये इसको 100 करो सेंटीमीटर्स में। तो 100 कितना हुआ? 50 हुआ, 25 हुआ, 12.5 हुआ। ऐसे करते करते मुझे मिनिमम कितना लाना है? 1 सेंटीमीटर लाना है, ठीक है। आया समझ में? तो मुझे निकालना है ऐसे कितने डिविजन्स रिक्वायर्ड है। तो एक चीज ध्यान दो, ये अगर तुम सीरीज देखोगे तो एक टाइप की जीपी दिख रहा है कि नहीं, की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म का हाफ है, देखो 100 से 50, 50 100 का हाफ, 25 50 का हाफ, 12.5 25 का हाफ। तो एक टाइप की जीपी है जिसका इनिशियल टर्म कितना है? 100। nth टर्म जो हमें निकालना है, nth टर्म कितना है? 1 सेंटीमीटर। और कॉमन रेशियो कितना है? हाफ। कॉमन रेशियो कितना है? हाफ। तो मैं बोल सकता हूं nth टर्म ऑफ जीपी, अगर मैं बोलूं तो इसका फॉर्मूला क्या था? ARn-1। तो nth टर्म ऑफ जीपी कितना है? 100 इज इक्वल्स टू a कितना है? 100। सॉरी, nth टर्म ऑफ जीपी क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 100 इंटू r टू पावर n-1। यहां से क्या आ जाएगा? 1/100 इज इक्वल्स टू 1/2 टू पावर n-1।
या फिर मैं बोल सकता हूं 100 इज इक्वल्स टू 2 टू पावर n-1। देखो अब मुझे n निकालना है, तो मैं दोनों साइड log ले लिया, log 100 इज इक्वल्स टू n-1 log 2। log 100 कितना 2, log 2 कितना 0.3 इज इक्वल्स टू n-1। n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, ये कितना आएगा 6.66 प्लस 1 मतलब 7.66। तो अब एक चीज बताओ, n की वैल्यू कितनी है 7.66। 7.66 कोई टर्म नहीं हो सकता, तो सेवेंथ टर्म होगा या एट टर्म होगा, ठीक है, सेवेंथ टर्म होगा, एट टर्म में 7.66 वाला टर्म थोड़ी नहीं होगा। तो मैं 7 लूं कि 8 लूं, तो ध्यान दो तुमसे क्या बोला गया है कि इतने डिविजन्स करने ताकि मिनिमम कितनी हो तुम्हारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आए समझ में तुम्हारी मिनिमम वो सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा लो, टू अटेन आ minimum edge length, sorry, attain a maximum edge length, attain a maximum edge length of 1 centimeter। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना, attain a maximum edge length of 1 centimeter, ठीक है, attain a maximum edge length। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1, मतलब 1 या 1 से कम वाली हमें चाहिए, 1 या 1 से कम वाली। अगर n तुम 7 रखोगे तो 7 वाली वैल्यू तो 1 से ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि हर एक डिवीजन में वैल्यू कम होती जा रही है, हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो पहले वाले का से कम है। तो अगर तुम सेवेंथ टर्म रखोगे, सेवेंथ टर्म इज ग्रेटर देन 1, एट्थ टर्म क्या आएगा लेस देन 1 आएगा। तो मुझे n की वैल्यू यहां क्या रखनी पड़ेगी 8। फिर से ध्यान दो मैंने क्या बोला, वहां क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना होगा, मैंने बोला टू अटेन अ मैक्सिमम एज लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए 1 या 1 से कम वाली हमें चाहिए। तो अगर तुमने सेवेंथ टर्म रखा तो सेवेंथ टर्म की वैल्यू 1 से क्या आएगी ज्यादा, क्योंकि हर एक टर्म पीछे वाले का क्या आ रहा है 50 100 से कम, 25 50 से कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मुझे अगर 1 मैक्सिमम है, 1 या 1 से कम वाली वैल्यू चाहिए, तो मुझे कौन सा टर्म रखना पड़ेगा 8। मतलब यहां से मुझे n की वैल्यू क्या चाहिए 8, पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरी चीज, ये तो nth टर्म आया, हमें क्या निकालना है डिवीजन। तो एक चीज ध्यान दो, ये फर्स्ट डिवीजन था, ये सेकेंड डिवीजन था, ये थर्ड डिवीजन था। टर्म बोला जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन। टर्म बोला जाए तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो एक चीज ध्यान दो, सेकेंड टर्म में पहुंचने के लिए मुझे कितना डिवीजन लग रहा है 1, थर्ड टर्म में पहुंचने के लिए मुझे कितना डिवीजन लग रहा है 2, फोर्थ टर्म तक पहुंचने के लिए मुझे कितना डिवीजन लग रहा है 3। तो अगर nth टर्म पे मुझे पहुंचना है तो मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स n-1 लगेंगे कि नहीं लगेंगे। देखो अगर सेकेंड टर्म तक पहुंचने के लिए एक डिवीजन है, थर्ड टर्म के पहुंचने के लिए 2 डिवीजन है, तो 2 डिवीजन आ रहा है वो टर्म से एक कम आ रहा है, तो मुझे 8 टर्म्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करो। A cube of initial edge length (100 meters) is divided in such a way such that it produces 8 cubes of edge length 50 centimeter, such that produces 8 cubes of edge length 50 centimeters. Find the number of divisions required to produce a cube of a maximum edge length of, to produce a cube of maximum edge length 1 centimeter. Produce a maximum edge length 1 centimeter. एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो इनिशियल टर्म क्या है 10,000 सेंटीमीटर, इसके बाद क्या आएगा 5,000 सेंटीमीटर,
फिर क्या आएगा 2500 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करते करते मुझे कहां तक ले जाना है, 1 सेंटीमीटर तक। तो मैं बोलूं 1 इज इक्वल्स टू 10,000। आर कितना है, 1/2 टू पावर n माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10,000 इज इक्वल्स टू 1/2 टू पावर n माइनस 1, या फिर 10,000 इज इक्वल्स टू 2 टू पावर n माइनस 1। लॉग लो, log 10,000 is equals to n minus 1 log 2। सही है, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब तुम्हें लेना है, तो log 10,000 इज 1 2 3 4 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 0.3। तो 4/3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये कितना आया, 3.33। 3.33 इंटू 4, 4 3 जा 12 13, 4 3 जा 12 13, 13.32 मतलब 14.32 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या लोगे, 14। n की वैल्यू 14 है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा इसको घुमा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें, a cube of initial edge length, a cube of initial edge length 1 centimeter is divided in such a way, is divided in such a way such that it produces 8 cubes of, it produces 8 cubes of edge length half centimeter. It produces 8 cubes of edge length half centimeter. How many times the cube should be divided to generate a total surface area of 6291456 centimeter square? 6291456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस केस में फाइनल एज लेंथ नहीं दे रखी है, जनरेट अ मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ दिस, जनरेट अ मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ। एक बार खुद से करने की सोचो, अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बता दूं वीडियो पॉज करके। देखो हो क्या रहा है, तुमसे अगर बोला जाए ये क्यूब है एज लेंथ जिसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया कितना है भाई, सरफेस एरिया कितना है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ में? अब तुमने इसको क्या किया, 8 क्यूब्स में डिवाइड किया, जिसकी एज लेंथ कितनी आई, हाफ सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब कितना है, हाफ, सॉरी 6 इंटू हाफ स्क्वायर, मतलब कितना आया 6/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल ऐसे कितने क्यूब्स हैं, 8 क्यूब्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 6/4, मतलब ये कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्लियर है? फिर तुमने और ऐसे किए, हर एक 8 क्यूब्स को 8 क्यूब्स में डिवाइड किया, तो कितने टोटल आए 64, जिनकी कितनी हो गई 1/4। सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब कितना है 6 इंटू 1/4 का स्क्वायर, मतलब 6/16। सरफेस एरिया ऑफ 64 क्यूब्स कितना है, इज इक्वल्स टू 64 इंटू 6/16, मतलब कितना हो गया 24 हो गया। तो फिर से ध्यान दो, टर्म्स तुम्हारे क्या है 6 से 12, 12 से 24, नेक्स्ट निकालोगे तो 48 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते 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 मुझे कहां तक ले जाना है, 6291456 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक चीज ध्यान दो, ये भी एक टाइप की जीपी है। डबल 6 से 12 डबल हो गया, वहां हाफ हो रहा था, यहाँ डबल हो रहा है, 12 से 24, 24 से 48। जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो प्रीवियस टर्म का डबल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ए इसका 6, आर इसका 2, और nth टर्म कितना है 6 2 9 1 4 5 6 इज इक्वल 6 इंटू 2 टू पावर n-1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां से तुम निकालोगे 2 टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू 6291 456 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आएगा लगभग 6291,456 divided by 6, 1048,576, 1048,576। ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, मुझे लग रहा है 2 का कोई रूट आएगा, या फिर चलो लॉग ले लो। n-1 log 2 इज इक्वल्स टू log 1048,576। ठीक है, तो एक बार इसको करेंगे तो देखो कितना आएगा। ये आएगा तुम्हारा log ऑफ 10 पर करो, जरा खुद से करो। log ऑफ 1048,576 नहीं, 1048,576 ये आ रहा है लगभग 6.02। ये n-1 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 6.02। ठीक है, 1048,576, तो 6.02 डिवाइडेड बाय 0.3, 6.02 डिवाइडेड बाय 0.3, ये लगभग आ रहा है 20। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21। n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब n कितना आ गया तुम्हारा 21। तो ये तो तुम्हारा n की वैल्यू nth टर्म है। तो मुझे अगर ये बोलना है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितने रिक्वायर्ड हुए, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टाइप के देखो, ये तो तुम्हारे डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, अब अगर तुमसे बोला जाए कि देखो 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is adsorbed on 1.2 grams of metal powder, is adsorbed on 1.2 grams of metal powder. Find first part x by m, find first part x by m, second part volume of oxygen adsorbed per gram of adsorbent, volume of oxygen adsorbed per gram of adsorbent at 1 atm and 273 Kelvin, STP condition, at STP या 1 atm 273 Kelvin। तो एक चीज ध्यान दो, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखो सेकंड करना। तुमसे क्या बोला है, x बाय m में x क्या होता है, मास ऑफ एडसॉर्बेट अपॉन m क्या होता है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट। डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू गिवन है, ये 3.2 है, और ये कितना गिवन है, मास ऑफ एडसॉर्बेट कितना है 3.2, और ये कितना है 1.2। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट ध्यान दो, तुमसे क्या बोला गया है, 3.2 grams of O2 is adsorbed on 1.2 grams of metal। तो मैं बोल सकता हूं 1 ग्राम मेटल में कितना एडसॉर्ब होगा,
अगर 3.2 1.2 ग्राम मेटल में, क्योंकि हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2। अगर मास ऑफ ऑक्सीजन इतना एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 32। और अगर मोल्स इतने हैं तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2 बाय 32 इंटू 22.4। यही हमसे पूछा गया है। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ मेटल, तो 1 ग्राम मेटल में अगर इतना मास हुआ तो इतने मोल्स होंगे, इतने मोल्स हुए तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा। यही पूछा गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if x by m for n2 if x by m for n2 on charcoal if x by m for n2 on charcoal is 2 if x by m for n2 on charcoal मतलब नाइट्रोजन एडसॉर्बेट चारकोल एडसॉर्बेंट is to find first part mass of n2 adsorbed on 10 grams of charcoal. Second part, volume of N2 adsorbed at STP, on 10 grams of charcoal. करो एक बार, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखो। x by m N2 on charcoal कितना गिवन है 2, तो x बाई m अगर 2 है तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ एडसॉर्बेट मतलब मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट मतलब मास ऑफ चारकोल। क्लियर? तो मास ऑफ चारकोल हमें गिवन है 10, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ N2 अपॉन 10, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर डायरेक्टली कितना आ गया, मास ऑफ N2 कितना आ जाएगा 20 ग्राम्स। अब सेकंड पार्ट निकालना है, मास अगर 20 ग्राम्स है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 20 बाय 28, और नंबर ऑफ मोल्स अगर इतने आ गए तो वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कितना आ जाएगा 20 बाय 28 इंटू 22 पॉइंट। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml of 0.6 m acetic acid, 100 ml of 0.6 m acetic acid is shaken with 2 grams of charcoal, is shaken with 2 grams of charcoal, full stop. The final concentration of acetic acid was, the final concentration of acetic acid after adsorption was 0.5 m. Find mass of acetic acid adsorbed per gram of mass. Find mass of acetic acid adsorbed per gram of charcoal x by m. इनडायरेक्टली क्या निकालना है, मास ऑफ एसिटिक एसिड पर ग्राम ऑफ चारकोल मतलब x by m निकालना। ठीक है, ये कौन सा केस है एक बार खुद से करो चाहे तो, पहले केस समझ लो कौन सा है। ये तुम्हारा सोल्यूशन ऑन सॉलिड वाला है, हमने बताया था सोल्यूशन CH3COH का सोल्यूशन है और इसमें हम लोगों ने चारकोल डाल दिया, तो ये CH3COH क्या होगा एडसॉर्बेट होगा और ये क्या हो जाएगा एडसॉर्बेंट। ठीक है, लेकिन कोई भी इसमें नया तरीका नहीं है, हम लोग उसी बेसिस पे करेंगे। तो मैं अगर मास ऑफ एडसॉर्बेट आ गया, मास ऑफ एडसॉर्बेंट है तो x बाई m निकालने के लिए मास ऑफ एडसॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट कर दो बस। ठीक है, करो एक बार। तो देखो ध्यान से, मास ऑफ एडसॉर्बेंट मतलब मास ऑफ चारकोल तो तुम्हें कितना गिवन है 2 ग्राम, वो तो डायरेक्टली गिवन है। अब मुझे मास ऑफ एडसॉर्बेट या मास ऑफ CH3COH एडसॉर्ब निकालना है। तो एक चीज ध्यान दो, इनिशियल अगर देखा जाए तो CH3COH की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.6, वॉल्यूम अगर 100 ml है तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH 0.6 इंटू 100/1000 होंगे, मतलब 0.06 मोल्स, और 0.06 मोल्स हैं तो मास इनिशियल कितना होगा
0.06 इंटू इसका मोलर मास कितना 60, ये कितना आएगा देखो, लगभग 6/100 इंटू 60, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना है 3.6 ग्राम। फाइनल मास अगर देखा जाए, फाइनल तुमसे क्या बोला गया, कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH कितना हो गया है 0.5 m। 0.5 m हो गया, मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहा, कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज लिख लेना, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 अगर नहीं गिवन है तो वॉल्यूम चेंज नहीं मानोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितने हो गए 0.5 इंटू 100/1000, मतलब 0.05। मास ऑफ CH3COH फाइनल कितना आ रहा है, मास ऑफ CH3COH फाइनल इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5/100 इंटू 60, मतलब कितना आ जाएगा, लगभग 3 ग्राम आएगा। तो अगर इनिशियल 3.6 था, फाइनल 3 ग्राम हो गया, तो एड्सॉर्ब कितना हुआ, तो मास ऑफ CH3COH एड्सॉर्ब मैं बोल सकता हूं 3.6 माइनस 3, मतलब 0.6। समझ में आया। तो मास ऑफ एड्सॉर्बेट आ गया, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट आ गया, तो मैं x/m निकालना है, कितना आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय, समझ में आया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखो। a 2 gram piece of charcoal is shaken with a 2 gram piece of charcoal is shaken with 100 ml of 0.6 m 100 ml of 0.6 m CH3COH solution, 100 ml of 0.6 m CH3COH solution. After adsorption, concentration of CH3COH was found to be 0.5 m, and volume of solution was found to be 90 ml. Volume of solution was found to be 90 ml. Find x/m, find mass of CH3COH adsorbed per gram of charcoal। निकालो एक बार इसको अटेम्प्ट करो। क्या बोला गया है, मास ऑफ चारकोल तो गिवन है 2 ग्राम, मास ऑफ CH3COH मतलब एड्सॉर्बेट मुझे निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल मास, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, इनिशियल मास ऑफ CH3COH ये आएगा 0.6 इंटू 100/1000 इंटू 60, मतलब कितना आया 3.6 ग्राम। और फाइनल मास ऑफ CH3COH ये आएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 90/1000 इंटू 60, सही है। तो ये कितना आ रहा है देखो, ये गया ये गया ये गया ये गया, और 545 इंटू 6 हुआ 27, 270 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 2.7 ग्राम। क्लियर है। तो मास ऑफ CH3COH एड्सॉर्ब्ड अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3.6 माइनस 2.7, मतलब आया 0.9 ग्राम्स। मुझे x/m निकालना है तो कितना आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय, क्लियर है, ठीक है, नोट करो।